हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो इस पूरे लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यह रहा जो स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, बीजेपी को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव द्वारा बहुमत प्राप्त हुआ है। ठीक है, बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर ए है बीजेपी। अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। ठीक है, जिसमें से 4 राज्यों के रिजल्ट आ चुके हैं, अभी एक राज्य का रिजल्ट नहीं आया है। तो जान लेते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं, मतलब वहाँ का रिजल्ट आ गया है। लेकिन 3 दिसंबर को मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों के रिजल्ट आ चुके हैं। अभी मिजोरम का रिजल्ट नहीं आया है। जो भी रिजल्ट आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ है, वहाँ का चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। बीजेपी ने 164 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं पर कांग्रेस ने 65 सीट जीते और अन्य ने 1 सीट पर विजय प्राप्त की है, याद रखें। और राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ है, वहाँ पर बीजेपी ने 115 सीटों पर विजय प्राप्त किया है। कांग्रेस ने 69 सीट पर विजय प्राप्त किया और अन्य ने 15 सीटों पर विजय प्राप्त किया है। बात करते हैं तेलंगाना विधानसभा की। तो तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी ने 7 सीट वहाँ पर विजयी प्राप्त की है, 7 सीटों पर। कांग्रेस इस तेलंगाना में बहुमत प्राप्त किया है, जिसमें से 69 सीट कांग्रेस की थी और जो BRS की है वो 39 है। ठीक है, और अन्य 1 सीट वहाँ पर विजय प्राप्त किया है, याद रखें। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में जो हुए हैं, वहाँ पे बीजेपी ने 54 सीट पर विजय प्राप्त की है और कांग्रेस ने 35 सीट पर और अन्य ने 1 सीट पर विजय प्राप्त की है। तो याद रखें, जो अभी 4 राज्यों के रिजल्ट आए हैं, वहाँ पर बीजेपी ने 3 राज्यों में बहुमत प्राप्त किया है और कांग्रेस ने 1 राज्य में बहुमत प्राप्त किया है। और अभी 1 राज्य का बाकी है, जब रिजल्ट आए गए उसका भी तो बताया जाएगा। तो चलते हैं आगे। कुछ बातें और याद रखना राज्य विधानसभा की। पूछा जो संविधान के 6ठे भाग में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की संरचना, जैसे कि गठन, कार्यकाल, आधिकारिक शक्तियों के बारे में बताया गया है इसमें, जो अनुच्छेद 168 से 212 के तक में। और संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा, ये बताया गया, जो कि राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। ये अनुच्छेद 168 में बताया गया है, तो याद रखें अनुच्छेद 168। विधानसभा आया तो विधानसभा जो है 170 अनुच्छेद है विधानसभा का, याद रखें। विधानसभा के जो सदस्यों के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वैश्य मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा, ये अनुच्छेद 170 में बताया गया है। और जो विधानसभा की अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो 500 हो सकती है प्रत्येक राज्य में। किसी भी राज्य में विधानसभा की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 500 और न्यूनतम संख्या जो है 60 हो सकती है विधानसभा की संख्या। तो याद रखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले, यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, किस देश ने समलैंगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, रूस ने समलैंगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। रूस ने बताया कि जैसे कि लड़का शादी नहीं कर सकता, लड़की शादी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि
अब घूमने फिरने पर भी बैन लगा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, रूस। रूस इसका राइट आंसर है। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये LGBTQ क्या है कि घूमने फिरने पर प्रतिबंध लगाया गया है इस पर, ठीक है। लड़का लड़की एक साथ नहीं रख सकते, लड़का लड़का और लड़की लड़की, इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है रूस द्वारा। अब रूस में LGBTQ संबंधित गतिविधियों पर कट्टरपंथी गतिविधियाँ यानी गैर कानूनी माना जाएगा वहाँ पर, ठीक है। गैर कानूनी रूस में ये सब माना जाएगा, तो याद रखें। LGBTQ को लेकर साल 2020 में रूस के संविधान में बदलाव किया गया था और इसके तहत पुरुष और महिला के यूनियन को ही शादी में मान्यता दी जाएगी। याद रखें, जो महिला और पुरुष होंगे उन्हीं को शादी माना जाएगा और समलैंगिक संबंधों को मान्यता नहीं दी जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप लड़का लड़की से शादी करते हैं तो वो मान्य है, अगर लड़की लड़की से और लड़का लड़का से शादी करता है तो वो मान्य नहीं है, वहाँ पे गैर कानूनी माना जाएगा। तो ये रूस की सरकार ने बताया है, तो इस बात को याद रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। और रूस से संबंधित कुछ करंट अफेयर हैं। रूस आया तो रूस से संबंधित कुछ करंट अफेयर जान लेते हैं। रूस आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो चुका है, याद रखें। और यूरोप ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल की नई पीढ़ी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और यह भी बताया गया रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च, मतलब जो रक्षा बजट आता है उसमें से 70% तक बढ़ाएगा, मतलब खर्च करेगा। अपने रक्षा खर्च को 70% तक वहाँ पे खर्च किया जाएगा रक्षा में, ठीक है। और लूना 25 रूस का चंद्र मिशन था जो कि असफल रहा। लूना 25 आपसे पूछे किसका मिशन है, तो ये रूस का मिशन था, चंद्र मिशन था जो कि असफल रहा। और रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर भी प्रतिबंध लगाया है। रूस जो था वो ट्रांसजेंडर और लिंग परिवर्तन भी प्रतिबंध लगाया है कि मतलब कोई जेंडर चेंज नहीं करा सकता, ये लड़का से लड़की नहीं बन सकता, लड़की से लड़का नहीं बन सकता। रूस ने लिंग परिवर्तन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, सबसे ज़्यादा T20 मैच जीतने वाली टीम कौन बनी है। तो इसका जो राइट आंसर है कि आपसे पूछा गया है कि T20 मैच जीतने वाली टीम, सर्वश्रेष्ठ टीम कौन बनी, सबसे ज़्यादा T20 जीतने वाली टीम। तो इसका जो राइट आंसर है भारत। भारत जो है T20 मैच जीतने वाली सर्वाधिक टीम बन चुकी है। भारत ने सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है और भारत ने 136 T20 मैच जीतने वाली पहली टीम बन चुकी है, ठीक है। इससे पहले रिकॉर्ड पाकिस्तान का था, लेकिन अब रिकॉर्ड पाकिस्तान का टूट गया है। पाकिस्तान ने 135 T20 मैच जीते थे, लेकिन अब भारत ने 136 T20 मैच जीतकर इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो याद रखें। और ऋतुराज गायकवाड़ अब भारत के सबसे तेज 4000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ को याद रखना, ये सबसे ज़्यादा 4000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। इन्होंने 116 पारियों में इस आंकड़े को छुआ है। जो ऋतुराज गायकवाड़ हैं वो 4000 रन बनाने वाले T20 के बल्लेबाज बन चुके हैं, जो कि 116 पारियों में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और इससे पहले यह रिकॉर्ड KL राहुल के नाम दर्ज था। उन्होंने 117 पारियों में T20 क्रिकेट में 4000 रन पूरे किए थे और ये 116 पारियों में ऋतुराज गायकवाड़ ने ये रिकॉर्ड पूरा किया है, अपने नाम किया है। अब BCCI है तो इसके बारे में जान लेते हैं। BCCI के बारे में, इसकी स्थापना जो BCCI की स्थापना जो हुई थी वो दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में BCCI का मुख्यालय है। जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं BCCI के वो रोजर बिन्नी हैं और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं और वहाँ के जो सचिव बनाए गए हैं जय शाह को सचिव बनाया गया है, ठीक। याद रखें BCCI के सचिव, ये पूछ लेता है BCCI के वर्तमान में सचिव कौन है, तो जय शाह हैं और अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। मुख्यालय मुंबई है और स्थापना 1928 दिसंबर में हुई थी। तो सारी बात याद रखना।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। 4 क्वेश्चन है कि एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, रियाद में। रियाद में एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी रियाद इसका राइट आंसर है, याद रखें। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, वहाँ पर 2030 वर्ल्ड फेयर की मेज़बानी करने वाला है सऊदी अरब, तो जान लें, ये बात याद रखना। और इस एक्सपो का आयोजन रियाद में अक्टूबर 2030 और मार्च 2031 के बीच किया जाएगा। अक्टूबर 2030 और मार्च 2031 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा सऊदी अरब रियाद में। तो याद रखना, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। और इस मेगा इवेंट का आयोजन हर साल 5 साल में किया जाता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। वर्ल्ड एक्सपो का मकसद है, इसका जो मकसद होता है तकनीकी उपलब्धियों को प्रदर्शन करना, इसका मकसद होता है। वर्ल्ड जो एक्सपो होता है इसका मकसद होता है कि जो तकनीकी गतिविधियां हैं उसको उपलब्धियों को प्रदर्शन मतलब दिखाना, इसका मकसद होता है। ठीक है, तो एक्सपो का मतलब यही होता है। अब 2030 के प्रमुख सम्मेलन देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन अभी होस्ट देश भारत था, जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, भारत मंडपम नई दिल्ली में, ये बात याद रखें जी। ठीक है, और से जो 7 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन था, तो वो भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में जरूर बनेंगे, तो सारे पॉइंट याद करके रखना। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ है ये। और जो 7 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन था वो भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जो हुआ है, इसका जो मेजबान होगा जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन 2023 ये जापान में। ठीक है, और 42 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन इंडोनेशिया में। और क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 हिरोशिमा जापान में इसका आयोजन किया गया है। ये सारी बातें याद रखना, इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। RBI के अनुसार 2000 के कितने % नोट बैंकों में वापस आ गए हैं? 2000 के कितने % नोट बैंक में वापस आ गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट है, 97.26% जो 2000 के नोट हैं वो बैंक में फिर से दोबारा वापस आ चुके हैं। तो इस बात को याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। नवंबर के अंत तक 2000 के जो नोट हैं वो 97.26% बैंक नोट भारतीय रिजर्व बैंक को वापस कर दिए गए हैं। और RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 का नोट का प्रचलन मई में 3.56 ट्रिलियन रुपए से घटकर नवंबर के अंत तक 9,760 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये पॉइंट कुछ हैं, याद रखना। रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 नोटों को बंद करने की घोषणा की। ये डेट थोड़ा याद रखना कि 2000 के नोट रिजर्व बैंक ने RBI ने बंद करने की घोषणा कब की है? तो 19 मई 2023 को इसे बंद करने की घोषणा की है। जो कि अब भारतीय रिजर्व बैंक में ये नोट 97.26% वापस आ चुके हैं। RBI आया है तो RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और RBI का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और RBI के जो वर्तमान में गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, RBI के वर्तमान में गवर्नर। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना, जैसे आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, राज्यसभा में सीटों की संख्या का प्रचलन अनुच्छेद 80 में बताया गया है।
जो पंचायती राज की संस्थाएं हैं वो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसका जिक्र किया गया है। और हिंदी राजभाषा होगी भारत की, तो ये अनुच्छेद 343 में बताया गया है। राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन के बारे में अनुच्छेद 356 में है। और जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का दर्जा जो दिया गया था वो अनुच्छेद 370 में दिया गया था, जो कि अब निरस्त हो गया है। याद रखें, इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के बारे में अनुच्छेद 70 में जानकारी थी, जो कि अब निरस्त कर दिया गया है। ये विशेष दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, तो ये अनुच्छेद 70 याद रखना, जो कि अब निरस्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर सुब्बालक्ष्मी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो जो आर सुब्बालक्ष्मी थी ये एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। आर सुब्बालक्ष्मी एक अभिनेत्री थी। तो आर सुब्बालक्ष्मी को याद रखना, ये मशहूर दिग्गज एक्टर, और सुब्बालक्ष्मी जो हैं वो कोच्चि में इनका हाल ही में निधन हो गया है 87 वर्ष की उम्र में। ये मशहूर एक्टर थी। सुब्बालक्ष्मी एक संगीतकार और चित्रकार भी थी। साथ साथ एक्टर के साथ साथ सुब्बालक्ष्मी एक संगीतकार और चित्रकार थी। उन्होंने 75 फिल्मों में अपना कीर्तिमान निभाया है, अभिनय किया है। 75 फिल्मों में लगभग अपना अभिनय किया है। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। हाल ही में हुए निधन, कुल कुछ इम्पोर्टेंट निधन जो हाल ही में हुए हैं। आपसे पूछा है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया, जिनका नाम है हेनरी किसिंजर। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। सीके गोपीनाथन का निधन हो गया, जो कि धन लक्ष्मी बैंक बोर्ड के निदेशक थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। और फातिमा बीबी का भी निधन हो चुका है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी को याद रखना। और लेखक थी पी वलसाला, इनका हाल ही में निधन हो चुका है, जो कि प्रसिद्ध मलयालम ठीक है लेखक थी, मलयालम लेखक थी। उनका हाल ही में निधन हो चुका है। रोजलिन कार्टर का भी निधन हो चुका है, जो कि अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला अमेरिकी पूर्व प्रथम महिला थी, जो कि हाल ही में निधन हो गया है। फिल्म निर्देशक संजय गढ़वी का भी निधन हो चुका है। और तेलुगु अभिनेता चंद्रमोहन का भी निधन हो चुका है। ये अभिनेता थे चंद्रमोहन, तेलुगु अभिनेता थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। और भारतीय कवि गिवे पटेल का भी निधन हो चुका है। ये भारतीय कवि थे गिवे पटेल, इनका हाल में निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, IDRCL के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IDRCL के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाया गया है नारायण शेषाद्री को बनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है, नारायण शेषाद्री इसका राइट आंसर है, याद रखना। दिवाकर गुप्ता के इस्तीफे के बाद अब इन्हें नारायण शेषाद्री को भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसे बोलते हैं IDRCL। याद रखना है, IDRCL इसका अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। IDRCL इंडियन डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। और ये एक सेवा कंपनी की इकाई है। और यह बैड लोन को ख़त्म करने के काम करता है। जो लोन लेते हैं उनको ख़त्म करने का, बैड लोन उनको ख़त्म करने का काम करता है, इसका ये काम है, तो याद रखना। तो कुछ रामबाण बातें और याद रखना। हाल ही में की गई जो नियुक्तियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अभी फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो हैं रजत कुमार जैन को फिनो पेमेंट बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। आपसे पूछे फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो रजत कुमार जैन को बताएंगे। वायुसेना मुख्यालय में निदेशक अभी बनाए गए हैं, मकरंद रानाडे को बनाया गया है। वायुसेना में मुख्यालय में महानिदेशक के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। HDFC बैंक के निदेशक के रूप में अभी चुना गया है हर्ष कुमार भानवाला को। HDFC बैंक के निदेशक के रूप में चुना गया है, तो याद रखना हर्ष कुमार भानवाला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस के द्वारा लिखित नई पुस्तक
वेलकम टू पैराडाइज का विमोचन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट है, याद रखना। ट्विंकल खन्ना इसका राइट आंसर है, जो कि अक्षय कुमार की पत्नी है ट्विंकल खन्ना। इन्होंने अभी हाल ही में वेलकम टू पैराडाइज का विमोचन किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ट्विंकल खन्ना इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध अभिनेत्री और लेखिका ट्विंकल खन्ना ने अपनी चौथी पुस्तक, इनकी ये चौथी पुस्तक है, वेलकम टू पैराडाइज को लॉन्च किया है। 2023 की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक जान लेते हैं। आपसे पूछा गया है वाल्टर इसाक्सन किसकी पुस्तक है, तो ये एलोन मस्क की है, एलोन मस्क, ठीक है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हैं एलोन मस्क, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है एलोन मस्क इसका राइट आंसर है। नोथिंग्स बट द ट्रूथ किसकी पुस्तक आपसे पूछे तो ऋषभ शाह की पुस्तक है। बलिदान, बलिदान जो है स्वप्निल पांडे की पुस्तक है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड जो पुस्तक है वो नीरजा चौधरी की पुस्तक है। और कृष्णा दा सेवंथ सेस ये किसकी पुस्तक आपसे पूछे तो A.K. भट्टाचार्य की पुस्तक है। तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, याद रखना। बलिदान आपसे पूछे तो स्वप्निल पांडे की है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड ये नीरजा चौधरी की है। और कृष्णा दा सेवंथ सेस ये A.K. भट्टाचार्य की पुस्तक है। ये सारी पुस्तकें याद रखना, इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी-कैप के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है, आपसे पूछा गया है। तो इनका जो संबंध है वो उड़ीसा राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, उड़ीसा इसका राइट आंसर है, याद रखना। वायुसेना, वायुसेना की पहली महिला स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को देश की पहली महिला ADC बनाया गया है। तो याद रखें ये जो मनीषा पाढ़ी हैं इन्हें बनाया गया है। और स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को मिजोरम के राज्यपाल जो डॉक्टर हरि बाबू जी कंभमपति हैं, ठीक है, ADC इन्हें नियुक्त किया गया है, इनके द्वारा नियुक्त किया गया है। तो याद रखना ADC वे अधिकारी होते हैं जो सेना प्रमुख, इसके बारे में ADC क्या होता है, ADC वे अधिकारी होते हैं जो सेना कमांडर, राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति सहित अधिकारियों की निजी सहायक के रूप में कार्य करते हैं, वही होते हैं ADC, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति होते हैं सेना में, कमांडर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनकी निजी सहायक कार्य के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है, तो वही होते हैं ADC। तो इसका याद रखना। 2023 की प्रथम महिलाएं, जो प्रथम महिलाएं हैं उनको याद रखना। जैसे आपसे पूछा गया है कि देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है, तो बनी है दिशा नायक। और सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, तो बनी है रैना बरनावी, इसका राइट आंसर है। ACC मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली जो पहली महिला बनी है वो है किम काटन, किम काटन इसका राइट आंसर है। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो जो भारतीय वायुसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका C राइट है, 4 दिसंबर इसका राइट आंसर है। भारतीय वायुसेना जो है, भारतीय नौसेना, वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर इसका राइट आंसर है। जो हमारा भारतीय नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखना 4 दिसंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है, 4 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और यह दिवस 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धि को याद करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। जो भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, उसी के दौरान उसी को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस, ठीक है। भारतीय नौसेना आया तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। उसकी स्थापना, भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 ईस्वी में की गई थी, 1612 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है।
और आदर्श वाक्य इसका जो है सा नो करुणा इसका आदर्श वाक्य है। और नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख हैं वो एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं वर्तमान में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो याद रखना दोस्तों, आज का ये रहा आज का करंट अफेयर, 6 दिसंबर का करंट अफेयर। दोस्तों मैंने आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत सभी को।